श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। राजस्थान का कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाने वाले और रीट संस्कृत के 30 अंकों के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाने वाले YouTube चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत में आपका स्वागत है। इसी क्रम में रीट के लिए आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विधियां। संस्कृत की विधियां रीट में 15 अंकों की है और 15 अंकों की व्याकरण है। इसको हम सरल और सहज तरीके से इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 15 में से 15 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम कम समय में ज्यादा पढ़ेंगे और जो चीज पढ़ने योग्य है वही पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो चीज पहले आपको बता देते हैं। देखिए, रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, रीट में लेवल फर्स्ट की लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत हो चाहे लैंग्वेज सेकंड संस्कृत हो, रीट लेवल सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत हो चाहे लैंग्वेज सेकंड संस्कृत हो, आपके 6 पॉइंट है, यानी 15 अंकों में 30 अंकों में कुल 6 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 और 6। ये शुरुआती 3 पॉइंट आपके व्याकरण के हैं और अंतिम 3 पॉइंट आपके शिक्षण विधियों के हैं। तो यहां आपको इन 3 पॉइंटों में संस्कृत व्याकरण के अंदर देखिए, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, चाहे चारों लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लेवल की चारों में समान कोर्स है। 96% समान है और कुछ संध और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़े से भिन्न हैं। लेकिन ये व्याकरण में देखिए, छंद, प्रत्यय, कारक, समास, संधि ऐसे दे रखा है जैसे कोई PhD करनी हो। मैं यहां विधियों की बात बाद में करूंगा, पहले आपको ये सिलेबस डिस्कस करता हूं। संस्कृत के व्याकरण में देखिए, शब्द रूप के अंदर सेकंड ग्रेड में देखोगे तो वहां फिक्स शब्द दिए हुए हैं। कारक देखोगे तो कारक में प्रातिगम, परात्पदिकार, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, है ना, इस तरह से सूत्र दिए हुए हैं। यहां से लगाकर यहां तक सूत्र दिए हुए हैं ना, स्नातक स्तर के, इस तरीके से वहां पर फिक्स दिया हुआ, लेकिन यहां फिक्स नहीं है। इसलिए अपन को पूरा पढ़ना पड़ता है व्याकरण में। और लेवल क्या लिखा उन्होंने, 6ठी से 10वीं। इसलिए हमारे चैनल पर विधिवत रूप से और एक एक करके पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। और हमने जहां कोचिंग में पढ़ाए हैं वहां पर जो बच्चे बिल्कुल संस्कृत के बारे में नहीं जानते थे, साइंस से आए हैं, उनके भी 30 में से 28 29 नंबर आए हैं। इसलिए हमारे तरीके से एक बार आप पढ़ लोगे, बिल्कुल निःशुल्क, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, केवल आपको सब्सक्राइब बढ़ाने हैं। ये तो आपकी मानवता बनती है। लेकिन हम दावे के साथ में कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण को हमने इस तरीके से बताया। देखिए, जैसे ये आप प्रत्यय ले लो तो प्रत्यय में कृत प्रत्यय हमने इतनी सी जगह में पूरे समझा दिए, याद करवा दिए। और कारक को भी यहां पर लिख करके जो चीज परीक्षा में आने की होगी, आप कैसे समझाएंगे को यहां पर, क्योंकि वहां तो बहुत कुछ समझाया। देखिए, शब्द रूप, धातु रूप, ये चीज आपने याद कर ली तो उस पर डिपेंड करता है कौन सी चीज पे क्या डिपेंड करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम विधियां पढ़ने से पहले बता देते हैं कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये आपका संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सुक्तियां भी बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई हुई। तो ये आपको व्याकरण भी हमारे चैनल से कर लेना है। अब बात करते हैं विधियों की। विधियों में पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, 85% तो
ऊपर वाले 3 टॉपिक का अध्ययन करना है, क्योंकि वहां बहुत कुछ रटना है, बहुत कुछ समझना है। ग्रामर में पूरी ग्रामर दे रखी है। यहां आपको 15% अध्ययन करना है और 15% में ऐसा निचोड़ करके अध्ययन करना है, क्योंकि वीडियो में आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही राइट हो जाएंगे। अब हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसमें आपके 5 क्वेश्चन भी राइट हो जाएं। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को पढ़ाएंगे आपको, शिक्षण विद्या, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। उसके बाद में आपको प्रश्न देंगे कि किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से। फिर सेकंड के अंदर ये शिक्षण कौशल और अधिगम साधन, संप्रेषण के साधन और पाठ्य पुस्तक पढ़ा करके फिर इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरीके को आपको बताएंगे। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये तीसरा आपको भाग बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपको अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद में आपको इसके प्रश्न देंगे। प्रश्न देने से तात्पर्य है कि इसके प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको बताएंगे। तो इस तरीके से आपका सघन अध्ययन हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले आपके क्या है, भाग क संस्कृत शिक्षण विधियां। तो यहां पर भाग क, ठीक है ना, भाग फर्स्ट का क, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ही भाग है, लेकिन भाग फर्स्ट का क ख ग घ 4 है। इसलिए आपको उस हिसाब से अध्ययन करना है कि एक भी टॉपिक पीछे नहीं रहे। हम आपको बता दें कि बहुत सारी गाइड ऐसी किताबें मिलती हैं जिसमें पूरा कोर्स दिया हुआ ही नहीं। पूछना क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए, सिलेबस क्या कह रहा है, वो तो कुछ पता ही नहीं है। और बहुत सारी रामायण लिख देते हैं, 3-4 पेपर भर देते हैं बच्चे, उस 3-4 पेपर को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा और पूछेंगे कैसे। इसलिए हम आपको आज उस हिसाब से पढ़ाएंगे संस्कृत की शिक्षण विधियां, जिससे कि आपके क्वेश्चन राइट हो जाएं। तो शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट का क, संस्कृत की शिक्षण विधियां, और सेकंड में क्या आ जाएगा, शिक्षण सिद्धांत। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण विधि है द्विधा, ये प्रश्न बन गया पहला। संस्कृत शिक्षण विधियां 2 प्रकार की है, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत मतलब प्राचीन काल में जो वेद पढ़ाए जाते थे, शिष्य और गुरु परंपरा थी, वो परंपरागत। और आधुनिक मतलब आजकल के जमाने में स्कूलों में जो पढ़ाई जाने वाली विधियां वो थी आधुनिक। आ गया समझ में? अब देखिए, परंपरागत, उसमें पहली है पाठशाला। पाठशाला विधि, पाठशाला विधि के गुण और दोष, आपको वहां पर बहुत सारे गुण मिल जाएंगे, बहुत सारे दोष मिल जाएंगे, लेकिन पूछेंगे क्या परीक्षा में, वो 4 गुण यहां पर मैंने दिए हैं। इसे पंडित प्रणाली कहते हैं, दिमाग में डाल लेना। परंपरागत विधि को पंडित प्रणाली नहीं कहते हैं, पाठशाला विधि को। परंपरागत विधियों में तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत सारी है। पाठशाला विधि को पंडित प्रणाली कहते हैं। और संपूर्ण शिक्षण मौखिक होता है, ये बात कान में से अंतःकरण में डाल देना। संपूर्ण शिक्षण कैसे होता है, मौखिक होता है पाठशाला विधि में। पाठशाला का मतलब स्कूल नहीं होता है, पाठशाला का मतलब होता है आश्रम। आश्रम में जो आचार्य है ना, गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे पंडित प्रणाली से। और संपूर्ण शिक्षण मौखिक होता है, और कंठस्थीकरण और स्मरण पर बल दिया जाता है। न तो किताबें होती थी उस समय, गुरुजी बोलते थे, शिष्य सीखते थे, कंठस्थीकरण करते थे। चारों के चारों वेद गुरु बोलते थे, शिष्यों में जो सबसे पहले सीखता था वो फिर नया गुरु बन जाता था। तो ये कंठस्थीकरण और स्मरण पर बल देता था। अरे गुरु शिष्य प्रणाली कहते हैं इसको, ये तो पहले ही बता दिया। और शास्त्र की जटिलता का निदान किया जाता था, शास्त्रों की जटिलता। अब ये सारी बातें कॉमन बात है कि पाठशाला विधि के गुण क्या है। अब दोष, आजकल के लोग दोष निकाल रहे हैं। प्राचीन काल में हम होते तो इसके कोई भी दोष नहीं होते, सब गुण होते। ये तो विधि भाई अपने नहीं है क्या, मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये तो मनोवैज्ञानिक नहीं है। पहला कारण सबसे उचित होता है, और मौखिक प्रदान होने के कारण भाषा कौशलों का अभाव हो जाता है। अब अपने भाग 2 में भाषा कौशल आएंगे। भाषा कौशल, श्रवण है ना, सुनना,
बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहां पर तो केवल है मौखिक। मौखिक का मतलब सिर्फ बोलना ही हो रहा है, लिखना वगैरह पढ़ना वगैरह वो यहां पर होता नहीं है। इसलिए ये मौखिक प्रदान होने के कारण भाषा कौशलों का अभाव हो जाता है। स्मरण प्रदान होने के कारण काल्पनिकता और चिंतन शक्ति का अभाव होता है। काल्पनिकता होती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो कल्पना नहीं बढ़ती है, और चिंतन शक्ति तार्किकता भी नहीं बढ़ती है। इसलिए इसमें स्मरण प्रदान होने के कारण काल्पनिकता और चिंतन शक्ति का अभाव हो जाता है। पहली विधि क्लियर हो गई। दूसरी विधि देखिए, व्याकरण अनुवाद। ये परंपरागत विधि में आती है। बहुत सारे लोग इसको आधुनिक में पढ़ाते हैं और आप लोग इसको याद कर लेते हो तो गलत होता है, क्योंकि व्याकरणानुवाद और व्याकरण विधि अलग अलग है। व्याकरणानुवाद प्रणेता डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये भंडारकर या भांडारकर एक ही है, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, ठीक है ना, ये इसके प्रणेता है। और इस विधि का दूसरा नाम भांडारकर विधि है। भांडारकर विधि क्यों है? क्योंकि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इसका प्रतिपादन किया था। अब नामकरण, इसका नाम कैसे पड़ा? व्याकरणानुवाद नाम कैसे पड़ा? भंडारकर तो भाई भंडारकर ने किया था, इसलिए नामकरण इसका व्याकरण एवं अनुवाद की अधिकता के कारण है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि व्याकरण का अनुवाद, अरे भला व्याकरण का क्या अनुवाद है? व्याकरण तो व्याकरण होती है, व्याकरण और अनुवाद की अधिकता है, इसलिए व्याकरणानुवाद विधि नाम पड़ा है। अब यहां प्रश्न ये पूछ लिया कि व्याकरणानुवाद के प्रणेता कौन? तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। नामकरण कैसे हुआ? फिर बोलेंगे कि व्याकरणानुवाद का दूसरा नाम क्या? फिर बोलेंगे कि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने कौन से ग्रंथ लिखे? तो पहला लिखा था मार्गोपदेशिका। कौन सी उपदेशिका? मार्गोपदेशिका। और दूसरा संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका, यानी संस्कृत रूपी मंदिर के अंदर प्रवेश करना। तो मार्गोपदेशिका, संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। अब मार्गोपदेशिका के कितने पार्ट है? 31 पार्ट है। और संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका के कितने पार्ट है? 26 पार्ट है। याद हो गए? मार्ग कितने? 31 और मंदिर कितने? 26। याद हो गए? अब देखिए इसके गुण। व्याकरणानुवाद विधि के गुण है विचार शक्ति एवं तार्किकता का प्रादुर्भाव। इससे विचार शक्ति और तार्किकता का प्रादुर्भाव होता है, यानी व्याकरण और अनुवाद से विचार शक्ति बढ़ती है और तार्किकता भी बढ़ती है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात एवं सरल से कठिन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। बाकी इसमें कोई विशेष गुण नहीं मिलते हैं। ज्ञात से अज्ञात मतलब व्याकरण पढ़ते हैं तो पहले ज्ञात पढ़ते हैं फिर अज्ञात पढ़ते हैं। अनुवाद में भी इस तरीके से होता है कि जो हमें ज्ञात है भाषा, उस भाषा को अज्ञात भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। सरल से कठिन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। अब आते हैं दोष। भाषा कौशलों की उपेक्षा कर दी इन्होंने। भाई परंपरागत में भाषा कौशल हुआ ही नहीं करते थे। उच्चारण भाषण कौशल मतलब बोलना, भाषण भाषण कौशल, भाषा कौशल, उच्चारण भाषा कौशल मतलब बोलना, भाषण भाषा कौशल मतलब उच्चारण, भाषण, वाचन, वाचन का मतलब पढ़ना और लेखन का मतलब लिखना, ठीक है ना। उच्चारण और भाषण एक ही है। यहां पर होगा श्रवण, ये को क्या होगा? श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक है ना। श्रवण, उच्चारण, भाषण, वाचन और लेखन। क्लियर हुआ? इन भाषा कौशलों की उपेक्षा की गई है। फिर साहित्य विधाओं का अभाव है। साहित्य विधा कौन सी? पहले तो अब व्याकरण और अनुवाद है तो न तो गद्य, न पद्य, न नाट्य, न निबंध, इन सब का यहाँ पर कोई उल्लेख। दोष निकालना अपने को कैसे भी इस चीज में कमी क्या है? शब्द सौंदर्य, अर्थ चमत्कार और रसानुभूति का अभाव। ये तो देखो शब्द सौंदर्य, अर्थ चमत्कार और रसानुभूति है ना। अब व्याकरण पढ़ोगे पहला दोष ये निकलेगा। और व्याकरण में अर्थ चमत्कार कहां से होगा? वहां तो टू द पॉइंट बात की जाती है। अब बात क्या करते हैं थोड़ी ध्यान से देख लो, सुन लो। यहां तक आपने 15 मिनट तक सुन लिया,
तो एक बात हमारी 1 मिनट के लिए सुन लो, उसके बाद में तीसरी विधि सुनाएंगे आपको। बात कुछ ये है कि जो हमारे चैनल पर पुराने हैं उनको तो सबको मालूम है, लेकिन जो नए नए हैं उनको मालूम नहीं है कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के पाठ्य पुस्तक राजस्थान बोर्ड की पढ़ाई जाती है। उसमें किताब भी पढ़ाई जाती है और व्याकरण भी पढ़ाई जाती है, पूरा सिलेबस। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। रीड का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। ये कुछ लोगों को ये वीडियो सीधा मिला है या फिर आप जानते नहीं हो कैसे देखना है, तो आप वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे जो सब्सक्राइब या सदस्यता लें ऐसा बटन लिखा है, उससे जस्ट बस सब्सक्राइब कर दीजिए, सदस्यता ले लीजिए। उसके पास में जो नाम लिखा हमारे चैनल का, उसको आप क्लिक करेंगे। रुकिए, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा। इसके ऊपर होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट और चैनल, ये ऑप्शन आएंगे। तो आप प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे। पहले प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट का मतलब होता है, या फोटो आएगा प्लेलिस्ट का, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह, या यहाँ संख्या आएगी, मतलब इसमें मतलब वीडियो की संख्या आएगी। कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक में कितने वीडियो, यहाँ संख्या आएगी। तो वहां क्लिक करोगे तो 6ठी का पूरा किताब के पाठ आ जाएंगे, उसमें से जो पाठ पढ़ना चाहो वो चाहो। 10वीं का क्लिक किया, 10वीं के सारे पाठ आएंगे। यानी हमारे चैनल पर अनाप शनाप वीडियोस बने हुए हैं। कक्षा 6ठी से 10वीं तक ग्रामर है, ग्रामर को क्लिक करो। रीड का यहाँ अलग से बना हुआ है, इसके अंदर शिक्षण विधियां हैं, इनमें नहीं है। ये कुछ कॉमन व्याकरण है, जैसे शब्दरूप सबके होते हैं, उस स्तर से पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ रीड को क्लिक करोगे तो इसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग संस्कृत सीखो जड़ से हमारे चैनल पर। अब चलते हैं विधियों की ओर। परंपरागत विधियों में 2 विधियां अपन ने पढ़ ली। तीसरी विधि है पारायण विधि। पारायण का मतलब होता है रटना। इसका दूसरा नाम रटन विधि है। जब कोई छात्र किसी प्रसंग या शब्द को याद नहीं कर सकता, वह उसे बार बार बोलता है, वो पारायण विधि है। इसका दोष गुण कुछ नहीं है, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ी है वही सेम है, मनोवैज्ञानिक कोई है नहीं। वाद विवाद विधि, चौथी विधि क्या है, वाद विवाद। इस विधि में प्रसंग पर वाद विवाद किया जाता है, पक्ष विपक्ष। आज इसे पक्ष विपक्ष के नाम से विद्यालयों में वाद विवाद आयोजित होते हैं। 5वीं विधि है प्रश्नोत्तर विधि। आजकल के प्रश्नोत्तर नहीं, मौखिक रूप से शिष्य गुरु से या गुरु शिष्य से प्रश्न करते थे, जिनका उत्तर दिया जाता था, प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। सूत्र विधि, इस विधि का उद्देश्य घड़े समुद्र पूर्णम, है ना, गागर में सागर, एक घड़े में समुद्र भर देना। ये प्राचीन काल से प्रचलित है, पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों पर आधारित है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न पूछा जाए, ये इंपोर्टेंट है, सुन लेना भाई, कि निम्न में से प्राचीन विधि कौन सी है, तो इनका नाम लिखना है। बाकी इनके गुण दोष तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। अब अपन सीधे आ जाते हैं दूसरे नंबर की आधुनिक शिक्षण विधियां। आधुनिक शिक्षण विधियों में पहले है पाठ्य पुस्तक विधि। ये विधियां भी इंपोर्टेंट है। आपको क्या चीज याद रखनी है, क्या नहीं रखनी है, वो बीच बीच में ध्यान कर लेना। जो परंपरागत विधि थी उसमें भंडारकर वाली विधि थी, उसके अंदर उसके ग्रंथ का नाम वगैरह, इस तरीके से वो बातें जो याद रखनी है ना, वो रखना है। अब पाठ्य पुस्तक विधि आधुनिक विधि है, पाठशाला विधि पुरानी विधि है। इसके गुण क्या है, इस विधि से केवल उच्चारण कौशल एवं वाचन कौशल ही बढ़ता है। ठीक है ना, केवल क्या क्या बढ़ता है, उच्चारण कौशल और वाचन कौशल ही। ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक विधि से भाषा कौशलों का विकास संभव है, ये बात यहां पर पॉजिटिव है। अब देखिए नेगेटिव बात क्या है, केवल वाचन कौशल से भाषण कौशल का विकास संभव नहीं। भाषण कौशल, ठीक है ना, पठन कौशल नहीं। वाचन का मतलब वाचना, पढ़ना। उच्चारण कौशल और वाचन कौशल ही बढ़ता है। यहां पर वाचन कौशल से भाषण कौशल का विकास संभव नहीं है, मतलब बोलने का स्वतंत्र रूप से भाषण। और छात्रों में श्रवण कौशल की अधिकता हो जाती है।
प्रायोगिकता का अभाव हो जाता है। ये अपनी पाठ्य पुस्तक विधि होगी। यहां कुछ भी लिखे, पाठ्य पुस्तक आधुनिक विधि है और पाठ्य पुस्तक बहुत ही विधि नहीं, पाठ्य पुस्तक बहुत ही आधुनिक शिक्षा में आवश्यक है। अब है निर्बाध विधि। इस निर्बाध विधि को प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, मौखिक विधि भी कहते हैं। यानी किसमें बाधा नहीं आती वो निर्बाध होती है। प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं आती, मौखिक बोलते हैं उसमें भी कोई बाधा नहीं आती। इसे मातृ पद्धति भी कह सकते हैं। माता से जो सीधी बात पहले करते हैं ना, वो मातृ पद्धति। गुण क्या है? थोड़े समय में अधिक अभिव्यक्ति हो जाती है, ठीक है ना। मौखिक होती है, किताब की जरूरत नहीं है। निर्बाध विधि है, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार विधि है। ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण हो जाता है, यानी आंख, कान, मुंह, ये इनका ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो जाती है। दोस्त क्या है? गद्य पद्य आदि साहित्यों के प्रकारों का बोध तो होता नहीं, क्योंकि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। मैं श्लोक बोलूं चाहे पद्य बोलूं, ठीक है ना, तो वहां पर बोलने से पता नहीं चलता है, लिखे हुए को देख करके पता चलता है। भाषण कौशल की अधिकता से अन्य कौशलों की अपेक्षा ये तो सब जगह लिखा जाता है। जहां पर जो चीज ज्यादा होती है उसके अलावा वाला कम हो जाता है, वो हो गया दोष। अब देखिए हर्बर्ट पंचपदी विधि, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बर्ट पंचपदी विधि, संस्कृत पढ़ने वाले इसी के आधार पर लेसन वगैरह बनाए करते हैं। इसमें 5 सोपान होने के कारण नाम पड़ गया पंचपदी, और हर्बर्ट इसका प्रतिपादक है, हर्बर्ट महोदय, इसलिए नाम हर्बर्ट पड़ा। पंचपदी यानी 5 सोपान है इसके। 5 कौन कौन से सोपान है? देखो, सबसे पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना उन्मुखीकरण, एक ही बात है, प्रस्तावना या उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण का मतलब उसकी ओर मुख करना। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आज हम क्या पढ़ेंगे, है ना। आप कहाँ रहते होगे? भारत में, है ना। भारत में कौन से? राजस्थान में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि अपने जिले के बारे में। वो वाले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, वो उन्मुखीकरण या प्रस्तावना होता है हर्बर्ट पंचपदी के पहले सोपान में। दूसरा विषयोपास्थानम, विषय उपस्थानम यानी प्रदर्शन। ये दूसरी भाषाओं में भी होते हैं, संस्कृत भाषा में ये इस तरह से विषयोपास्थानम प्रदर्शन। नवीन पाठ का प्रारंभ कर देते हैं। भाई वो जटिल प्रश्न आता है तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो वहां ये सेकंड में आता है, विषयोपस्थानम प्रदर्शन। आपको पूछे कि अद्य वयं सुभाषितानि इति पाठं पठामः, अत्र हर्बर्ट पंचपदी विधिषु सोपानम अस्ति प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना, सामान्यीकरण। तो विषयोपस्थानम राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके होंगे। फिर आता तुलना या अमूर्तीकरण। यहां ध्यान दो, काठिन्य निवारण हेतु उदाहरण दिया जाता है और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तुलना का मतलब क्या होता है? अमूर्तीकरण का क्या होता है? एक होता है मूर्तीकरण और एक होता है अमूर्तीकरण। मूर्तीकरण का मतलब होता है कोई चीज दिखा करके देखोगे ये बल्ब है, ठीक है ना। अब बल्ब को दिखा करके उसको बताया जाता है कि मोरनी का अंडा इसके जैसा होता है, इतना बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं अमूर्तीकरण। यानी हमारे सामने जो मूर्ति है उस मूर्ति को देख करके उसके जैसी जैसी मूर्ति है वो और बनाना अमूर्तीकरण हो जाता है। तुलना, काठिन्य निवारण हेतु उदाहरण दिए जाते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, वो अमूर्तीकरण में आती है। अब आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि बच्चों में और अध्यापक में एक जैसा ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। हरम नरम गोटे होना, आई बात समझ में कि मतलब दोनों बराबर हो गए। सामान्यीकरण निष्कर्ष की ओर जाते हैं, उदाहरणों से नियम की ओर चले जाते हैं। पहले उदाहरण देके समझाए जाते हैं, फिर कहते हैं कि इसका कॉमन बात ये है, कॉमन बात होती है वो नियम होता है, और मुख्य सिद्धांतों को बताया जाता है, ये होता है सामान्यीकरण। फिर प्रयोग, प्रयोग में तो बस प्रश्नोत्तर करवाए जाते हैं, अभ्यास कार्य, कक्षा कार्य और गृह कार्य दिया जाता है। बात आई समझ में कि हर्बर्ट पंचपदी विधि कितनी मनोवैज्ञानिक है, तो गुण क्या है? पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। ये बात हो गई ना। अब देखिए दूसरा है अध्ययन में निरंतरता रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, सोपान वाइज स्टेप वाइज काम किया जाता है ना, तो उसमें अध्ययन में निरंतरता रहती है। जैसे हमारे चैनल पर है
हमने शब्द रूप धातु रूप से शुरू किया है। कोई लोग तो अक्षर ज्ञान से शुरू करते हैं, लेकिन मैंने कहा शब्द रूप धातु रूप सीखेंगे तो आप कारक सीख जाओगे। शब्द रूप धातु रूप पता नहीं है तो आप समास नहीं सीखोगे। शब्द रूप धातु रूप पता नहीं है तो आप वाच्य नहीं पढ़ पाओगे। शब्द रूप धातु रूप पता नहीं है तो अशुद्धि संशोधन होगा ही नहीं। शब्द रूप धातु रूप पता नहीं है तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना नहीं आएगा। इसीलिए एक अध्ययन में निरंतरता बनाई है। उसके बाद में हमने ये जो आपके संधि भी अक्षर ज्ञान में आता है और समास आता है वो शब्द ज्ञान में आता है, वो वहां शब्द रूप धातु रूप का विषय। फिर अल्फाबेट के आधार पर संधि, उच्चारण स्थान और प्रयत्न पढ़े जाते हैं, तो वो अलग से पढ़ाए जाते हैं। हमारे चैनल में जाकर के आप अच्छी तरह से अध्ययन करो, संस्कृत में पारंगत हो जाओगे। चलो देखिए यहाँ पे पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, अध्ययन में निरंतरता रहती है। दोष सभी विषयों हेतु उपयोगी नहीं है और संस्कृत की सभी विधियों के हेतु भी उपयोगी नहीं है। ये इनके दोष निकाल दिए हैं छिद्रावनवेशियों ने। अब आधुनिक विधियों में चौथी विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के 6 सोपान हैं, इसके 6 अंग हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, संशय, वाक्य योजना, आपेक्ष और समाधान। इसके अर्थ से कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना है व्याख्यान विधि में कितने अंग है। इसके 6 अंग है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको इनके अर्थ बता देता हूं। कोई भी व्याख्या करता है ना, सबसे पहले पदच्छेद यानी संधि विच्छेद इत्यादि बताते हैं। फिर पदार्थोक्ति, पद अर्थ उक्ति, पद के अर्थ को बताता है, शब्दों के अर्थ को बताता है। सबसे पहले शब्दों को अलग अलग करता है, फिर शब्दों के अर्थ को बताता है। फिर संशय, संशय का मतलब होता है कि भ्रम क्या, इसमें आपको क्या डाउट है, वो डाउट मिटाया जाता है। कि मतलब तुलना करके कि संधि और समास में क्या तुलना है, वो संशय। फिर आया वाक्य योजना। वाक्य योजना का मतलब होता है कि किसी भी शब्दों को जोड़ करके किसी वाक्य को बनाना, किसी बात को बनाना, किसी प्रसंग को बताना, ठीक है ना, वो वाक्य योजना हो गया। उसके बाद में आक्षेप, आपेक्ष। आपेक्ष का मतलब होता है कि आपको क्या इसमें भ्रम है, पढ़ने वालों को यह बोला जाता है, या फिर उसके गुण दोष बताए जाते हैं, या मुख्यतः दोष बताए जाते हैं कि इससे ये दोष है, वो होता है आपेक्ष। और फिर आता है समाधान। जो भी दोष है उसका समाधान कैसे करोगे या निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये आपके शिक्षण विधियों में, व्याख्यान विधि में पदच्छेद, पदार्थोक्ति, संशय, वाक्य योजना, आपेक्ष और समाधान नाम के 6 अंग है। अब इसके गुण, पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अतिरिक्त ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अतिरिक्त ज्ञान होता है व्याख्यान में। व्याख्या करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं, शब्दों की संरचना बताते हैं, पदच्छेद, पदार्थोक्ति बताते हैं तो शब्दों की संरचना बताते हैं व्याख्यान विधि में। फिर वक्ता गुण का विकास होता है, ठीक है ना, वक्ता गुण का विकास हो जाता है, क्योंकि जो व्याख्याता होता है ना वो इस तरह से व्याख्या करता है कि सामने बैठे सुनने वाला भी बोलना सीख जाता है। तो व्याख्यान विधि के 3 गुण हो गए। दोष क्या है, छात्रों में स्वाध्याय की उपेक्षा होती है। व्याख्या करने वाला व्याख्या करता ही रहते हैं, छात्र तो अपने आप पढ़ते हैं नहीं, और छात्रों में अभिव्यक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि व्याख्या करने वाला व्याख्या करता रहता है, छात्रों को व्याख्या करने के लिए कुछ दिया जाता नहीं, इसलिए अभिव्यक्ति की कमी हो जाती है। और प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों से ज्यादा काम करवाया जाता है, व्याख्या तो आकर के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएं तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब आती है मूल्यांकन विधि। यह विधि हर्बर्ट पंचपदी विधि का प्रस्कृत रूप है। हर्बर्ट पंचपदी विधि पढ़ी थी ना अभी अपन ने, प्रस्तावना कौशल वाली, तो वो वाली विधि का ये प्रस्कृत रूप है मूल्यांकन विधि। इस विधि में 3 पक्ष है और 6 सोपान है। पक्ष किसने रखे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन विधि देख लेना। तीसरे भाग में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न भी आते हैं। तो मूल्यांकन विधि हर्बर्ट पंचपदी विधि का प्रस्कृत रूप है, और इस विधि के 3 पक्ष को याद रखने ना मूल्यांकन में। पहला संज्ञान, दूसरा भावात्मक मूल्यांकन का, तीसरा मनोगत्यात्मक, है ना। संज्ञान लेते हैं तो भाव बढ़ते हैं तो मन की गति होती है, संज्ञान लेते हैं तो भाव बढ़ते हैं तो मन की गति होती है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है B.S. ब्लूम महोदय संज्ञानात्मक विधि के, संज्ञानात्मक पक्ष के, मूल्यांकन विधि के संज्ञानात्मक पक्ष के प्रतिपादक हैं।
और भावात्मक पक्ष के प्रतिपादक डेविड आर कैथ्रोल है, डेविड आर कैथ्रोल है। और तीसरी मनोगत्यात्मक डॉक्टर एजे हेरो, ठीक है ना, मनोगत्यात्मक डॉक्टर एजे हेरो। इन तीनों को रख लेना, बता दिया मैंने। अब देखिए मूल्यांकन विधि के 6 सोपान है। उद्देश्य, व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु, शिक्षण कार्य, छात्र कार्य, मूल्यांकन, ठीक है ना। ये आपके 6 पार्ट यहाँ पर है। 6 पार्ट का मतलब समझते हो, यहाँ पर 6 प्रकार के आपके क्या है, सोपान है मूल्यांकन विधि के। और वहां पर कितने थे, वहां पर 5 थे हर्बर्ट पंचपदी में। ये हर्बर्ट पंचपदी को थोड़ा सा डेवलप करके दिया गया है, किसने, बीएस ब्लूम ने, डेविड आर कैथ्रोल ने और एजे हेरो ने। तो पहला सोपान क्या है, उद्देश्य। सर्वप्रथम शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, बात खत्म। व्यवहार रूप, उद्देश्य, व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु, शिक्षण कार्य, छात्र कार्य, मूल्यांकन। क्रम वाइज याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में लेसन वगैरह में पूछा जाते हैं। तो व्यवहार रूप में क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर कितना ज्ञान संभव है, इसका यहां पर डिसाइडेड किया जाता है। व्यवहार रूप मतलब बच्चों का पता लगाते हैं कि बच्चे किस आधार पर कितना सीख सकते हैं। पहले तो टारगेट बनाते हैं, फिर बच्चे क्या सीख सकते हैं उसको बताते हैं, व्यवहार रूप। फिर पाठ्य बिंदु, पाठ्य बिंदु मतलब फिर किताब हाथ में लेते हैं, वाचन, ठीक है ना, काठिन्य निवारण और सार कथन कहा जाता है। वाचन का मतलब आदर्श वाचन, टीचर पढ़ते हैं, है ना, आइडियल रीडिंग। उसके बाद में काठिन्य निवारण मतलब शब्दों के कठिन शब्दों को बताते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा कारक है। फिर सार कथन, पहले बताते हैं पाठ का प्रस्तावना, सार कथन। फिर आता है शिक्षण कार्य। चौथा पॉइंट क्या है, शिक्षण कार्य। शिक्षक क्या क्या कार्य करेगा, शिक्षक कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा क्लास में, शिक्षक कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाएगा, इसका निर्धारण होता है शिक्षण कार्य में, चौथा पॉइंट है। उसके बाद में छात्र कार्य, छात्रों की अभिप्रेरणा के लिए एवं उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए जो कार्यकलाप निर्धारित हो सकता है उसका निर्धारण किया जाता है। छात्र की अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए, और उसका सक्रिय सहभागिता, छात्र उस शिक्षण में क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो उसको डिसाइड किया जाता है छात्र कार्य में। फिर मूल्यांकन, प्रत्येक सोपान के परीक्षण हेतु पाठ के अंत में मूल्यांकन प्रश्न दिए जाते हैं, वो होता है मूल्यांकन। यानी 5 तो ये हो गए, छठा आपका होमवर्क वगैरह, क्लास वर्क वगैरह हो गया, वो मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन एक व्यापक बात है, उसको तीसरे भाग में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर गुण, यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि हर्बर्ट पंचवती भी मनोवैज्ञानिक है, तो उसका संशोधित रूप तो बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक होगा। यहाँ शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया गया है। दोष, निरंतर मूल्यांकन लेने से व्यग्र और भयाक्रांत हो जाएंगे बच्चे। बच्चे क्या हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे, मतलब उनके लिए वो उदासीन हो जाएंगे कि बार बार टेस्ट लिया जाता है, ये तो कुछ है ही नहीं। फिर मूल्यांकन की ओर अधिक रुझान होने के कारण कृत्रिम शिक्षण का समावेश हो सकता है। कुछ भी करो ना, विधि बहुत अच्छी है, बस दोष निकालने हैं, निकाल दिए। पहला बात बच्चे डर जाएंगे, दूसरा बोल रहे हैं कि ये तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, ज्यादा बार बार आप मूल्यांकन लोगे तो काम आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली है, ठीक है ना। क्या पढ़ ली, अभी अपन ने परंपरागत और आधुनिक विधियां पढ़ी है। अब देख लीजिए, ये जो आपका भाग ख संस्कृत शिक्षण सिद्धांत, ठीक है ना, ये सिद्धांत और उसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण विधि पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी अध्ययन करवाइए, और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों के 100 में से 100 अंक लाने के लिए हमने जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ाया है, तो उनको जरूर पढ़ने के लिए कहिए। और नेक्स्ट सारे वीडियो देखने के लिए आप फिर से तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।